So, okay, welcome to the channel and let's start the second lecture of the electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लेक्चर हम लोग शुरू कर रहे हैं और सेकंड लेक्चर में अभी हम लोग फर्स्ट डेरिवेशन के बाद जो हमने पढ़ा था बेसिक डेफिनेशंस एंड फर्स्ट डेरिवेशन हमारा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड अ चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर या चार्ज स्फीयर। तो अभी हमारा ये उसी का सेकंड डेरिवेशन है, एक्सप्रेशन है। अभी हमें इंटेंसिटी निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की एट अ पॉइंट आउटसाइड अ चार्ज्ड सिलेंड्रिकल कंडक्टर या यू में से चार्ज सिलेंडर। ठीक है, तो जैसे कल स्फीयर का मतलब फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्फीयर का देखा था, वैसे ही अभी हम लोग निकाल रहे हैं सिलेंड्रिकल कंडक्टर का। सो लेट्स मूव टुवर्ड दिस डेरिवेशन। सो अगेन द सेम थिंग, कंसीडर अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर। मान लो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, उस सिलेंड्रिकल कंडक्टर का हम लेंथ अज्यूम कर रहे हैं L, रेडियस अज्यूम कर रहे हैं R। ठीक है, ये हमारा सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर का वी आर अज्यूमिंग टू बी द लेंथ एज अ L। इसकी लेंथ हम लोग L कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, रिपीट आपको समझा रहे हैं। वी आर कंसीडरिंग इट्स लेंथ टू बी एज अ L and its radius to be as a capital R, कंडक्टर का कोन रेडियस। ठीक है सर, ये लेंथ यहाँ से आपको दिखेगी, आपको पता है यही आपका लेंथ होता है, जिसी को आप हाइट ऑफ सिलेंडर भी बोल सकते हो, हाइट और लेंथ। और ये आपके सिलेंड्रिकल कंडक्टर का यहाँ से लेके यहाँ तक के जो होता है वो है बेटा आपके लिए रेडियस। दिस विल बी द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल कंडक्टर, है ना। ये आपकी सिलेंड्रिकल कंडक्टर की रेडियस है कैपिटल R। और बार बार आपको समझा रहे हैं कि सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लेंथ को हम लोगों ने यहां ले लिया है L बी द लेंथ या हाइट यू में से ऑफ द सिलेंड्रिकल कंडक्टर। चलिए ध्यान दीजिए, व्हाट नाउ वी आर डूइंग कि व्हेन चार्जेस आर गिवन टू दिस सिलेंड्रिकल कंडक्टर, when the charges plus q are given to this spherical conductor। मान लो मैं यहां से प्लस q नाम का चार्ज, नंबर ऑफ चार्जेस प्रोवाइड कर रहा हूं। याद रखना प्लस q मतलब कोई एक चार्ज है, q मींस चार्ज, वो नंबर ऑफ चार्ज। नहीं तो बच्चों को लगता है प्लस q मींस एक चार्ज, नहीं बेटा, चार्जेस गिवन हो, नोटेशन है पॉजिटिव चार्ज दिया करके। तो चार्जेस क्या होते हैं बेटा, दिस चार्जेस विल गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल कंडक्टर। देखो चार्जेस कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, ओवर द लेंथ। सिलेंड्रिकल कंडक्टर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है ओवर द लेंथ। ठीक है, दिस चार्ज, ये जो चार्ज हमने यहाँ दिया है प्लस क्यू नाम का, रिपीट आपको समझा रहा हूँ, ये जो चार्ज है क्यू ये डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है ना। ये चार्ज प्लस क्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है ओवर द लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो ओवर द लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल कंडक्टर पे हमारा ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एंड दैट्स व्हाई होगा क्या कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब यहाँ एक्शन में आ जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज लीनियर डेंसिटी लैम्बडा। सो लेट लैम्बडा बी द लीनियर डेंसिटी। ठीक है, लीनियर डेंसिटी को हमने बोला है लैम्बडा। सो जैसे हमने थ्योरी पढ़ा है, व्हेनेवर द चार्जेस आर गिवन टू द कंडक्टर इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल सरफेस ऑफ कंडक्टर, हो गया। और कंडक्टर बन जाता है चार्ज कंडक्टर। और जैसे कंडक्टर चार्ज कंडक्टर बनता है वो डेवलप करता है बेटा उसका ओन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग। आपको पता है हमारा खुद का जो सरफेस है वो सिलेंड्रिकल सरफेस है ना। और जैसा हमने आपको बताया था, जिस तरह का खुद ओन सरफेस होता है वैसे ही गॉसियन सरफेस बनता है। तो हमारा सरफेस खुद ये कौन है, सिलेंड्रिकल शेप का। और यहाँ पर गॉसियन सरफेस में जो फॉर्म होगा वो रहेगा सिलेंड्रिकल इन शेप। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ बनाया गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग, क्या होती है हमारी थ्योरी, व्हेन चार्जेस प्लस क्यू आर गिवन टू द कंडक्टर
इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल सरफेस ऑफ कंडक्टर। यहाँ जो सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वही हमने आपको बताया, वो जो सरफेस है ना वो अलोंग द लेंथ वाला है, मतलब ओवर द लेंथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये भी हमने आपको क्लियर करके दिया। तो ये चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हमारे होल सरफेस ऑफ कंडक्टर पे, और कंडक्टर बिकम्स बना चार्ज कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या करता है, डेवलप करेगा ओन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग। तो ये हमने यहाँ बनाया, जहां तक उसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया वो रीजन का पोर्शन है ना। तो याद करो जैसे हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिलेंडर बनाया है ना, इसकी रेडियस जो आपको दिख रही है, अगर मैं सेंटर से इसकी रेडियस लेने जाऊं, इस सिलेंड्रिकल रेडियस सरफेस का रेडियस बनेगा स्मॉलर। और अगेन आपको पता होना चाहिए ये जो आर है ना, आर है रेडियस ऑफ गॉसियन सिलेंडर, रेडियस ऑफ गॉसियन सिलेंडर, जो आपका गॉसियन सरफेस बना है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है उसका रेडियस है। और ये स्मॉल आर आपके सिलेंड्रिकल कंडक्टर के रेडियस से बड़ा है, ठीक है। ये स्मॉल आर आपके सिलेंड्रिकल रेडियस से बड़ा है। सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर है, क्योंकि आपको कल से समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है आउटसाइड में, ठीक है। तो डेफिनेटली बेटा चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने हुए हैं, तो सिलेंडर के मैं किसी पॉइंट पे निकालने जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे आने वाली है, सेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है वो कांस्टेंट बनती है, ठीक है। तो कंसीडर हम यहाँ पर ही एक यहाँ कोई पॉइंट ले रहे हैं P और इसको इनक्लोज कर रहे हैं बाय सरफेस एरिया ds, और इस पॉइंट P के सरफेस एरिया को हमने बोला है ds, और इस पॉइंट P पे ही हम लोग निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कल भी आपको बोला कि सरफेस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्शन क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन। तो हमने ds सरफेस एरिया का वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर यहाँ पर बनाया है, ठीक है। और याद रखिएगा बिकॉज द चार्ज आर यूनिफॉर्मली गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल सरफेस, तो इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर पे किसी पॉइंट पे, नॉट ओनली P, ऐसे मैं यहाँ पर इस बाउंड्री के अलोंग कितने भी पॉइंट ले लूं, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, जो हमने कल इंट्रोडक्शन में फर्स्ट डेरिवेशन में पहले लेक्चर में पढ़ लिया है। तो अभी हम इसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी हम निकालना चालू करते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो देखो हमने यहाँ बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हुई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ये भी आपको बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, और उसके अंदर क्या होता है बेटा, फ्लक्स। दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हम शुरुआत वही से करेंगे। हियर सबसे पहले कोई भी आप पहले सॉल्विंग लगाइए, फिर गॉस का डायरेक्ट स्टेटमेंट लगाइए, या पहले स्टेटमेंट लगाइए और उसके बाद सॉल्विंग करिए। चलो पहले स्टेटमेंट ही लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम के आधार पर गॉस ने क्या बोला था, किसी भी सरफेस पे, गॉसियन सरफेस पे बनने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई किसके बराबर होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स develop on the Gaussian surface मतलब जो हमारा गॉसियन सिलेंडर है वो फाई ऑफ ई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नोटेशन फाई, ई फॉर इलेक्ट्रिक, फाई ऑफ ई, फ्लक्स का नोटेशन फाई, उसकी वैल्यू होती है ऑलवेज जितना चार्ज दिया है वो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस होता है, जो एक कांस्टेंट थिंग है। एंड उनके ही हिसाब से अकॉर्डिंग टू गॉसियस इसी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो डेवलप हुआ है या क्रिएट हुआ है, एक्ट हो रहा है, एक्टिंग ऑन, डेवलपिंग ऑन, कोई भी वर्ड डाल सकते हो, ऑन द गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस से बनने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम और एक तरह से निकाल सकते हैं, जिसका अगेन इसी फाई ऑफ ई को निकालने का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस वेक्टर ई डॉट ds, ठीक है। तो गॉसेस ने बताया था कि एक बार अकॉर्डिंग टू देम, जो उन्होंने प्रूव किया था कि किसी भी, रिपीट बता रहे आपको ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू गॉसेस किसी भी गॉसियन सरफेस पे बनने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ऑफ ई किसके बराबर होता है, जितना चार्ज आपने प्रोवाइड किया है उस सरफेस को। तो यहाँ पर देखो हमने चार्ज दिया था प्लस क्यू नाम का,
ठीक है, और डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, तो वो हमने यहाँ लगा दिया। और अकॉर्डिंग टू गॉसेस इसी फ्लक्स ऑफ ई फाई ऑफ ई को निकालना है तो हम निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन और ओवर द क्लोज सरफेस ई डॉट ds से। तो अभी हम इसको सॉल्विंग से निकालने की कोशिश करते हैं कि फाई ऑफ ई की वैल्यू कितनी होगी। तो देयरफॉर दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ऑफ ई बिकम्स, याद करिए कल ही आपको समझा था कि हम यहाँ ई डॉट ds डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, स्फीयर के डेरिवेशन के दौरान हमने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट है ई डॉट ds, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, वैसे e इंटू ds इंटू कॉस थीटा। और जैसे आपको यहाँ दिख रहा है डॉट प्रोडक्ट के केस में भी आपको पता है कि जहां हम लोग वेक्टर a डॉट वेक्टर b लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए बी इंटू कॉस थीटा, बट थीटा जो होता है वो a और b के बीच का एंगल होता है। तो हम यहाँ लगा रहे हैं e और ds का डॉट प्रोडक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और सरफेस एरिया वेक्टर दोनों एक्ट होते हैं अलोंग सेम डायरेक्शन, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस ई डॉट ds cos थीटा बिकम्स cos 0 हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1, एंड दैट्स व्हाई बचेगा ई डॉट ds इंटू 1 इंटू समथिंग सेम मिलता है, बड़े आराम से निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए 1 इंटू समथिंग सेम। अभी इसके बाद हमें लगाना है इंटीग्रेशन और क्लोज सरफेस, बट सामने ही है तो हमने देखा था कि बेटा क्योंकि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, तो हमने आपको बोला था कि इस गॉसियन सरफेस के किसी भी जगह अगर मैं निकालने जाऊं तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है कांस्टेंट आने वाला है, सेम आने वाला है, एंड दैट्स व्हाई कांस्टेंट थिंग इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव में बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाएगी। इंटीग्रेशन और क्लोज सरफेस आप लगेगा ds, तो क्लोज सरफेस, अब आपका जो फ्लक्स है या गॉसियन सरफेस जहां जनरेट हो रहा है, क्योंकि गॉसियन सरफेस में फ्लक्स बन रहा है ये, करेक्ट, तो ये गॉसियन सरफेस क्या दिख रहा है और ये कहां बन रहा है, तो याद रखिएगा आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ओवर द लेंथ। तो सिलेंडर में, है ना, जैसे ये मार्कर है, इस सिलेंडर में बेटा दो सरफेस एरिया होता है, वन इज अ कर्व्ड एंड अनदर इज अ टोटल। इस कर्व्ड में जब बेस और टॉप ऐड करते हो क्या बनता है, टोटल। ये जो होता है सिलेंडर का, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर एच या 2 पाई आर एल, और इस कर्व्ड में जब बेस और टॉप ऐड करते बनता है टोटल। तो अभी हमें सरफेस एरिया कौन सा लगेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था अलोंग द लेंथ, मतलब जो भी चीजें बन रही है ओवर द लेंथ, तो लेंथ वाला कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होता है, 2 पाई आर एल या 2 पाई आर एच। तो यही समझना है, क्योंकि देखो ये इंटीग्रेशन मतलब ही हम जोड़ रहे, किसको जोड़ रहे, इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, ऐड करना, किसको जोड़ना, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया का क्लोज, तो वही बता सरफेस एरिया कहाँ निकाल रहे हैं, ये गॉसियन सरफेस पे, गॉसियन सरफेस का क्लोज वाला पार्ट। तो क्लोज वाला पार्ट कौन सा बनेगा, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, याद रखिए। यही यहाँ समझने के लायक चीज होती है कि ds की वैल्यू किसके बराबर डालना है, ठीक है। इंटीरियर और क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस मतलब सरफेस को हम पूरा क्लोज डाल रहे हैं, पैक क्लोज सरफेस डालते हैं, और वो क्लोज सरफेस जहां गॉसियन सरफेस बना हुआ है, जहां लिटरली रियली आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हो, उस सरफेस का सरफेस एरिया। तो यहाँ रिपीट बता रहा हूं एक बार, क्योंकि चार्जेस ओवर द लेंथ डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, इसलिए हमारा एरिया 2 पाई आर एल आएगा, है ना, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। ध्यान देना है, नहीं तो हम छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज होते हैं, कुछ भी कहीं पे जगह डाल देते हैं एंड वी गेट द रॉन्ग वैल्यू एट द एंड, है ना। पढ़ते वक्त तो हम पढ़ लेंगे कि यस सर, हाँ हाँ हाँ, लेकिन चीजें क्या है, जब हम खुद सॉल्व करने जाते हैं तो हम यही कंफ्यूज होते हैं कि सरफेस एरिया डालना है, कौन सा डालूं, मुझे पढ़ाते वक्त क्या समझाया था। तो ध्यान दीजिए, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ओवर द लेंथ, तो मुझे ओवर द लेंथ का सरफेस एरिया डालना है, इस सिलेंडर का सरफेस का जो होगा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। 3-4 बार आपको ये बताया गया। अभी फाइनल डेरिवेशन निकालते हैं। तो देखो ये भी फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है अकॉर्डिंग टू गॉसेस के स्टेटमेंट से, और ये भी फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है बाय द कंसेप्ट ऑफ सॉल्विंग। तो बस दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो बस आंसरिंग के लिए लेफ्ट सेम तो राइट सेम,
दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वेट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 के इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट कितना है बेटा? इसका राइट E इंटू 2 पाई आर एल दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होगा? Q बाय ये नीचे आ जाएगा पूरा का पूरा 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये आया बेटा सबसे पहला फर्स्ट डेरिवेशन हमारा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड अ चार्ज्ड सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ठीक है, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर intensity of electric field. This is an expression for intensity of electric field at a point outside a charged conducting cylinder. ये सबसे पहला डेरिवेशन। थोड़ा सा और कुछ उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? ये हमने बना के रखा है, थ्योरी में ही पढ़ा था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए ओवर द लेंथ, तो यहाँ पर लैम्बडा एक्ट हो सकता है ना। बट सिंस क्योंकि आपका चार्ज जो था वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ओवर द लेंथ, तो हम अगर जाए फ्रॉम फिगर या बेसिक कंसेप्ट जो हमने लिखा था, तो आपको पता है कि यहां पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए ओवर द लेंथ Q बाय L। देखो Q बाय L डायरेक्ट लैम्बडा रिप्लेस कर सकते हैं, ये Q बाय L डायरेक्टली लैम्बडा, या इनटू करके डाल दीजिए कल की तरह जैसे अपन ने स्फीयर रीजन में किया था, Q की वैल्यू लैम्बडा इंटू L ऐसे करके डाल दीजिए तो भी आपको वही मिलेगा, LL के आंसर ऊपर लैम्बडा बन जाएगा। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ इस्तेमाल करें, डायरेक्ट भी डाल सकते हो बेटा Q बाय L बिकम्स लैम्बडा, या ऐसे करके भी डाल सकते हो क्योंकि ये डायरेक्ट समझ में आ जाता है यहाँ पे Q बाय L बनता है करके। तो चलो मैं आपको सिस्टमैटिकली पुटअप करके दिखा रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इलेक्ट्रिक फील्ड Q की वैल्यू आ गई लैम्बडा इंटू L और अपॉन 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो होगा क्या? L बिकम्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। वही तो बोला था मैं, Q बाय L को डायरेक्ट लैम्बडा डाल दो करके। ठीक है, तो घूम फिर के आपका आंसर वही बनेगा जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि Q बाय L बिकम्स लैम्बडा। तो देखो लैम्बडा बाय 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक और चीज आपको बता दूं, ये जितने फॉर्मूले लगे हैं ना बेटा, वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम मतलब एयर के लिए लगे हैं। फॉर एयर मीडियम ये सब फॉर्मूले लगे हैं, फॉर एनी अदर मीडियम रहे ना तो इस एप्सिलॉन नॉट के बाजू में होता है कि जितने फॉर्मूले लगे हैं ना, करेक्ट, ये जितने फॉर्मूले लगे हैं, जितने भी बेसिकली इवन हमारे लास्ट लेक्चर का स्फीयर का फॉर्मूला भी यहाँ एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, ये सभी एयर मीडियम के लिए लगे हैं। ठीक है, अभी हम वो कंसेप्ट भी देखने वाले हैं जब कैपेसिटर के दौरान हम आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू के होती है। इस के को बोला जाता है मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर एयर है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम की वैल्यू हो जाती है 1, तो एप्सिलॉन बिकम्स एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, ऐसा है। अदर मीडियम के लिए के की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। तो अगर फॉर आपको, या डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, कुछ नोट मैं लिख रहा हूँ कल के तरह ही। हियर द डेरिवेशन इज क्लोज्ड, सिलेंड्रिकल सरफेस का डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, दोनों एयर मीडियम के, ये भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। और कुछ नोट में आपको मैं बता रहा हूँ, स्फीयर का भी नोट आप ऐसे बना लीजिएगा। फॉर एनी अदर मीडियम, किसी अदर मीडियम के लिए अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो, अदर मीडियम मतलब अदर देन एयर, है ना, एनी अदर मतलब अदर देन एयर, क्योंकि एयर मीडियम है इसलिए के नहीं दिखता है। यही फॉर्मूला लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट के बन जाएगा। एप्सिलॉन का जो क्या आएगा, उस के को बोलते हैं मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लैम्बडा के फॉर्म वाला फॉर्मूला। या वो जो ऊपर वाला फॉर्मूला है Q बाय 2 पाई आर एल, उधर में भी एप्सिलॉन के लग जाएगा। ये के जो होता है, रिपीटेड समझा रहा हूँ, ये के है मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
क्योंकि के की वैल्यू एयर मीडियम के लिए 1 होती है। ठीक है, ये पहली चीज। और अगेन कोई अगर आपको पूछे कि इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ना, तो इनसाइड अगेन वही सिलेंड्रिकल कंडक्टर की बात करते हैं। इनसाइड सिलेंड्रिकल कंडक्टर, तो याद करो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओवर द सरफेस, अंदर में कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं है। तो इनसाइड सिलेंड्रिकल कंडक्टर सिंस क्यू की वैल्यू 0 है, तो ऊपर का वैल्यू 0 बाय समथिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी बन जाएगी 0। तो ये कुछ 2-3 आपके पास नोट है। ठीक है, और हमने आपको ये भी क्लियर कर दिया थोड़ा सा अभी आज कि ये सब फॉर्मूले की सीईटी कंसेप्ट के दौरान आपको ये मीडियम के इंपैक्ट भी आ सकते हैं। जितने फॉर्मूले लगे एयर मीडियम के लिए, तो एयर मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट होता है, बाकी मीडियम के लिए एप्सिलॉन इनटू के होता है, और के होता है मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, और एयर मीडियम के लिए क्योंकि के की वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए बचता जस्ट कितना है, एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो इस तरह से ये कंसेप्ट है जो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। फॉर्मूला भी आपको वहां बताया गया है मेरे एंड से कि कैसा होता है करके। तो फाइनली हमारा यहाँ पर ये डेरिवेशन होता है कंप्लीट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड अ चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अभी बेटा हम लोग थर्ड डेरिवेशन कवर कर रहे हैं। जो तीसरा डेरिवेशन है वापस, जहां हमें इंटेंसिटी निकालनी है, पहला स्फेरिकल कंडक्टर, दूसरा सिलेंड्रिकल कंडक्टर, और तीसरी आपके सामने आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड अ चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। दिस टॉपिक इज आल्सो बिलोंग्स टू 3/4 मार्क। बेटा सिलेबस कंटेंट है करके लेना है, अदरवाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो ही है, स्फेरिकल कंडक्टर और सिलेंड्रिकल कंडक्टर। इसी के न्यूमेरिकल्स भी हमें हमारे स्टडीज में आते हैं। इनफाइनाइट प्लेन शीट एज अ कंसेप्ट दिया है करके हमें वहां पर लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। और देखा जाए तो काफी इजी है। सुनो, कंसीडर हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग एक लंबा सा इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड प्लेन शीट है। जो वर्ड हमने इस्तेमाल किए ना, उसी की बात कर रहे हैं। इनफाइनाइटली लंबा, बहुत ज्यादा लंबा, ऐसे हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग एक चार्ज्ड प्लेन शीट अवेलेबल है। ठीक है, और इस चार्ज्ड प्लेन शीट का हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सुनिए, ये हमारी चार्ज प्लेन शीट जो हमने यहां पर बना दी। क्लियर? इस चार्ज, क्या बोले अपन ने, कैसी शीट है ये, चार्ज। तो सुनो, ये प्लेन शीट पर डायरेक्टली चार्ज नहीं होने वाला है, और इसके ऊपर हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं चार्ज। व्हेन अ चार्जेस प्लस क्यू आर गिवन टू दिस प्लेन शीट, क्या होगा बेटा, ये चार्ज यहाँ पे फुल्ली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओवर द सरफेस ऑफ योर प्लेन शीट। इस प्लेन शीट के पूरे सरफेस पे, ओवर द कंप्लीट सरफेस ऑफ द प्लेन शीट आपके चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में, क्योंकि हमारा शीट इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में क्या होगा, इट ऑल्सो क्रिएट्स अ गॉसियन सरफेस। ये भी यहाँ एक गॉसियन सरफेस बनाने वाला है इन द फॉर्म। लेकिन क्योंकि इनफाइनाइटली प्लेन शीट है, दूर से देखने के बाद आपका प्लेन शीट लुकिंग टू बी लाइकवाइज अ सिलेंडर समझ में आएगा। इसलिए हमें क्या करना है बेटा, यहां कंसीडर करना है गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। यहां हम गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो ये मैं सिलेंड्रिकल शेप के यहां बना रहा हूं गॉसियन सरफेसेस। ध्यान देना है, चीजों को क्लियर रखना है, माइंड को क्लियर रखना है। और यहां हम एक पॉइंट ले रहे हैं P, ठीक है, जिस जगह पर हम इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की निकाल रहे हैं, ये इसका सरफेस एरिया, एरिया इंक्लोज बाय दिस पॉइंट P ds, और ये ds वेक्टर अलॉन्ग एक्ट होता है सेम डायरेक्शन में। बट ये जो सरफेस एरिया है, ये वन साइड नहीं बनेगा, क्योंकि दूर से पूरा
इनफाइनाइटली लॉन्ग होने के चक्कर में क्या होगा, ये पूरा सिलेंडर वहां से लेके यहां तक आपको इनफाइनाइटली फैला हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जितना सिलेंडर उधर दिखेगा उतना इधर, ये डॉटेड इसलिए बनाया क्योंकि अगर मैं सीधा खींच लूं तो आपको लगेगा ऊपर से डायग्राम जा रहा है, ऊपर से नहीं जा रहा है। इट इज लाइक दैट कि मान लो कोई प्लेन शीट है इस तरह से जो बीच से जा रही है और सिलेंडर इसके आर पार जा रहा है, तो क्या होगा, वो सिलेंडर थिकनेस में छुप जाएगा, है ना। ये प्लेन शीट है ना, एकदम बीचों बीच आने वाली है इसके, जांच प्लेन शीट, और सिलेंडर से आपका लंबा दिखाई पड़ेगा। तो बीच में इनविजिबल पार्ट दिखाने के लिए वो डॉटेड पोर्शन बनाया जाता है, और फिर वो सिलेंडर बाहर निकलेगा तो वहां पर भी आपको सिलेंड्रिकल सरफेस प्रॉपर दिखाई देगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सिलेंड्रिकल सरफेस बनाना है, ठीक है। ये हमने यहाँ बना लिया सिलेंड्रिकल सरफेस, ये हमने यहाँ बना लिया है सिलेंड्रिकल सरफेस, ध्यान देना है। और इस सिलेंडर का जो डिस्टेंस है फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स वो हम लेने वाले हैं r, ठीक है। मतलब ये जो सिलेंड्रिकल पोजीशन की शीट से यहाँ से ले रहे हैं, इधर में भी इस इतने डिस्टेंस को r बोलना है, ये भी आपका इधर में r है, ठीक है। साथ में मैं बता दूं, ये जो सिलेंडर है इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना। अब कैसा है सरफेस एरिया, तो अपन ने समझने के लिए s या क्रॉस एरिया को हमने ds ले लिया, बट यहाँ पर सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग मानने अज्यूम करने वाले हैं a। तो कंसीडर a बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ योर द सिलेंडर। और जैसे आपको बताया कि सिलेंडर के मिडल पॉइंट से जितना भी हम उसका सर डिस्टेंस लेने वाले हैं वो है r एंड r। तो ये कुछ चीजें बेसिकली आपको लेनी है, और क्योंकि हमने यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है, यहाँ ये जो प्लस क्यू नाम का चार्ज था ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ओवर द सरफेस एरिया, ओवर द सरफेस एरिया ऑफ, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ए माना है। तो क्या होगा बेटा कि यहाँ पर देयरफॉर सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर प्ले होगा इस प्लेन शीट का। देयरफॉर सिग्मा का फॉर्मूला चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ये हमारे काम में आने वाला है। सो Q बिकम्स सिग्मा इंटू ए, ए भी हमारे पास यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। तो अगेन इस इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जैसे आपको पता है, हाँ एक चीज और बता दूं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आप उधर भी ले सकते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जितना उधर में रहेगा, क्योंकि आपको पता है क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यूनिफॉर्मली, तो ये भी आपका उसी पॉइंट का नया पोजीशन है। अगर वो P है तो ये P डैश है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो। और ये हमारे दोनों आजू बाजू वाले दोनों के दोनों ये है हमारे गॉसियन सरफेसेस, याद रखिएगा। दिस बोथ इंडिकेट यू एज अ गॉसियन सरफेस। नहीं तो हमें ऐसा लगता है कि सिलेंडर सर कैसा, अरे दोनों साइड इक्वल फैला हुआ इनफाइनाइटली लॉन्ग दिखाई पड़ेगा वो, ठीक है। तो हमें दोनों के एरिया कवर करने पड़ेंगे, क्रॉसिंग एरिया को ए लिया गया है, इतना भी याद रखना है। चलो बढ़ रहा हूं। अभी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है तो इस पे फ्लक्स होगा, तो अकॉर्डिंग टू अगेन वही कंसेप्ट होता है इस्तेमाल, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, गॉस थ्योरम के आधार पर अगर हम यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस निकालने जाए, पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस इज, अगर उस सरफेस के ऊपर एक्ट होने वाला हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं जिसको हम फाई ऑफ ई बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। एंड इसी को उन्होंने ही बताया था गॉसेस ने कि सॉल्विंग से भी निकाल सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स
जो पास हो रहा है पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, इसी गॉसियन सरफेस से जाने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम और एक तरीके से निकाल सकते हैं, जो थी सॉल्विंग कंडीशन। इसी फाई ऑफ ई को, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन और क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस। कभी भी इतना याद रखना फॉरएवर, जब आप इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स के अंदर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में हो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया वेक्टर आर ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि ई डॉट डी एस को जब सॉल्व करते हैं डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, और ये जो थीटा होता है ना, ये थीटा है एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, वेक्टर ई एंड डी एस। तो सिंस क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, तो इंटीग्रल और क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस जो है ये हमारे पास जस्ट कॉस थीटा बिकम्स कॉस 0 बनने के कारण 1 बनता है। तो इंटीग्रल और क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस। लेकिन याद रखिए अभी ये क्लोज सरफेस जो है ना फैल चुका है, इधर भी है और उधर भी है। ठीक है, दो क्लोज सरफेस की तरह। तो होगा क्या ना बेटा, यहां पर भी ई बार निकलने वाला है, नो इश्यूज, ये तो कांस्टेंट ही है। बट पहले क्योंकि आपको समझे इसलिए बताओ, हमें अभी ये ई डॉट थीटा तो हट गया क्योंकि दोनों जगह cos 0 डिग्री की वैल्यू आनी है, बट अभी मुझे ई डॉट डी एस दोनों सिलेंडर का क्रॉसिंग लगाना पड़ेगा अक्रॉस दिस पॉइंट पी एंड ई डॉट डी एस की सरफेस एरिया पूरा लेना होता है, यही तो है। और हमने इसके क्रॉस सेक्शन को ये बोला है, तो इधर भी उतना ही सरफेस सिलेंडर दिख रहा है, उधर भी उतना सिलेंडर दिख रहा है। तो दैट्स व्हाई इतना ही चीज ध्यान देनी है इनफाइनाइटली प्लेन शीट में, इंटीग्रेशन और क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस अबाउट द पॉइंट पी डैश। अब ध्यान दीजिए यहां से ई बाहर निकलेगा, यहां से ई बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन और क्लोज सरफेस फॉर अबाउट द पॉइंट पी। अगेन यहां से भी इंटीग्रेशन के अंदर ई बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन और क्लोज सरफेस अबाउट ऑफ डीएस, क्लोज सरफेस ऑफ पॉइंट डीएस अबाउट द पॉइंट पी डैश। और है इतना इजी क्योंकि याद करो क्लोज सरफेस कितना बनेगा, तो क्रॉसिंग एरिया को बेटा यही बोला है, क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। इनफैक्टली लॉन्ग सिलेंडर है, वो सिलेंडर कितना बड़ा है, उसका क्रॉसिंग का रेडियस कितना है, वो जान ही नहीं सकते, तो डायरेक्टली क्रॉसिंग एरिया को ये लिया गया है। ऐसा नहीं कि स्फीयर की तरह 4 पाई स्क्वायर लगाना है, सिलेंडर के लिए 2 पाई स्क्वायर, कोई एरिया सोचने की गरज भी नहीं है। क्रॉसिंग एरिया की वैल्यू ही अपन ने ई ए लेके रखी है, तो इधर का बनेगा ई इंटू ए, क्योंकि एरिया वही है और यही सिलेंडर यूनिफॉर्मली उधर जाता है, तो उसका भी एरिया उतना ही है, तो इधर का ए इंटू ए। तो मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि यहाँ जो सरफेस एरिया देना है ना, आपको जितना इधर साइड लेना है उतना इधर साइड, तो अबाउट पॉइंट पी एंड अबाउट पॉइंट पी डैश। इसलिए ये डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने के बाद आपको इधर सिर्फ ध्यान देना इस पोजीशन पे कि हमारे पास सिलेंडर यूनिकली डिस्ट्रीब्यूट होने के चक्कर में पी के अबाउट और पी डैश के अबाउट भी लगाना है। तो ई इंटू ए इस तरह से ये बनेगा ट्वाइस ई इंटू ए। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट में मैं पहले ही बोला था कि चीजें इजी है, क्योंकि यहाँ सरफेस एरिया का भी दिमाग लगाने की गरज नहीं पड़ती है, वैल्यू बिकम्स रेडी, क्योंकि क्रॉस एरिया को खुद अपन ने ये बोल के रखा है। और क्यों बोला ये भी हमने बताया, क्योंकि वो शीट काफी इनफाइनाइट लॉन्ग है, वो कितना लंबा सिलेंडर बन रहा है, दूर से कैसे इमेज दिएगा हम बता नहीं सकते, तो डायरेक्ट क्रॉसिंग एरिया को ए बोल दिया गया है, तो हमें डायरेक्ट एरिया की वैल्यू ये डालनी है। अब देखिए क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 में भी फ्लक्स निकल चुका है, इक्वेशन नंबर 2 में भी फ्लक्स निकल चुका है, फ्लक्स उसी सरफेस का है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आपका सेम है, तो अगर लेफ्ट सेम है तो राइट को सेम करा देता है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इफ वी अप्लाई, तो मुझे क्या मिलेगा, ट्वाइस ई इंटू ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों का राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट सेम तो राइट सेम, दैट्स व्हाट वी आर इक्वेटिंग। ठीक है, ये भी वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स था फाई ऑफ ई, ये भी वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। यहां से हमें जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q अपॉन ट्वाइस A इंटू एप्सिलॉन नॉट। याद रखिए एप्सिलॉन नॉट बार बार आपको इंडिकेट कर रहा है कि रखा गया है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम में, मतलब मीडियम है एयर आपका। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी एयर मीडियम के लिए ही है। ठीक है, और जैसे आपको बताया था कि Q बाय A बिकम्स होता है सिग्मा,
ये यहाँ पर हमने बना के रखा था इक्वेशन नंबर, मान लो हमारे ए में, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू डाल दूं Q बाय ए जो आपका सिग्मा होता है, तो मुझे यही फॉर्मूला चेंज होके और एक पैटर्न में मिलेगा। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 जो फर्स्ट डेरिवेशन है, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए ई की वैल्यू क्या होगी, Q बाय ए बिकम सिग्मा, तो सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरह से ये आ रहा है बेटा आपका 4 नंबर। तो जो इक्वेशन नंबर 3 है एंड इक्वेशन नंबर 4 है आर द एक्सप्रेशंस फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड a charged plane, infinitely long plane sheet, infinitely long plane sheet का डेरिवेशन आपके सामने आ चुका है। फॉर्मूला टू बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बट 2 टाइम्स। ठीक है, देखो एक और चीज आपको यहाँ मैं बता दूं कि जो फॉर्मूले हैं रिपीट बोल रहे हैं, दोनों फॉर्मूले लगे हैं एयर मीडियम के लिए, क्योंकि जैसे एप्सिलॉन नॉट है, अगर जैसे हमने आपको बार बार समझाया फॉर एनी अदर मीडियम, नोट में मैं वो वर्ड डाल ही रहा हूं, फॉर एनी अदर मीडियम, अगर आपका मीडियम कोई भी है, मतलब अदर दैन एयर है, ठीक है, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला Q बाय ट्वाइस ए इंटू एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। के होगा मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बार बार समझाते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एयर मीडियम के लिए वैल्यू 1 होती है, इसलिए के हट जाता है ना। तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में भी बनेगा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू के फॉर एयर मीडियम। ये फॉर्मूले कुछ ऐसे लगेंगे। और अगर हम इसी को एक और कंसेप्ट में बता दें आपको, जैसे ये इन्फिनिटी लॉन्ग शीट एनी शेप में दिखती है फैली हुई, तो ऐसे ही ना सीडी पर्पस में आपको बता दूं कि फॉर एनी शेप ऑफ कंडक्टर, एनी शेप ऑफ कंडक्टर के लिए फॉर्मूला यही बनता है, ट्वाइस एप्सिलॉन हटा के सिर्फ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक्स्ट्रा चीज थी जो आपको बता दी। एनी शेप ऑफ कंडक्टर के लिए फॉर्मूला सेम बनता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 हट जाता है सिर्फ। ठीक है, तो इस तरह से इन्फिनिटी लॉन्ग प्लेन शीट का हमारा डेरिवेशन यहाँ पर होता है कंप्लीट।